नमस्कार। खबरों की खबर में आज बात 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की, जिस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसके कुछ अहम बिंदु जिन पर बात की जाए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटें जीती हैं। ये अभी भी अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से जाएं तो अभी भी ये रुझान ही है। धीरे धीरे रात तक ये क्लियर होगा कि बिल्कुल सटीक सीटें कितनी जीती हैं, लेकिन बढ़त 200 पार है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े से बहुत दूर हो गई। मतलब 100 क्रॉस करना छोड़ दीजिए, 100 से भी बहुत ज्यादा नीचे। इस बड़ी जीत के बीच ममता बनर्जी, और ये एक बड़ा अपसेट है, नंदीग्राम की सीट से वो हार गई। इसका औपचारिक ऐलान हो गया है। उन्हें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी, जो कि अब तक उनके साथ थे लेकिन उसके बाद साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्होंने हराया है। शुवेंदु पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे। 1736 वोटों से हारी हैं ममता बनर्जी। अब कुछ सुनने में आ रहा है, तमाम बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं मुझे कबूल है ये फैसला जनता का, लेकिन फिर उसके बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अब ऐसी भी बातें आ रही हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस रिकाउंटिंग की अपील करेगी। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचाने में कामयाब रही है। उसे 75 सीटें आई हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े 64 से 11 सीट ज्यादा है। वहां अब सवाल यह है कि सोनोवाल ही चीफ मिनिस्टर होंगे या हेमंत बिस्वा शर्मा को मौका मिलेगा। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन को भारी बहुमत मिला है। इस गठबंधन के पास लगभग 150 सीटें हैं। कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन किया था। आपको याद हो, उनका भी स्ट्राइक रेट थोड़ा सा सुधरा है कि अब तक कांग्रेस पे यह आरोप लगता था कि ये जिस भी गठबंधन से जुड़ते हैं उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो यहां उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली। केरल में एक बार एलडीएफ और दूसरी बार यूडीएफ आने का जो चक्र था वो अब 4 दशकों के बाद टूट गया है। इस बार एलडीएफ दोबारा सरकार बनाएगी। केरल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। मेट्रो मैन ई श्रीधरन भी चुनाव हार गए, कांग्रेस के हाथों हारे। तो ये है चुनावों की स्थिति। पुदुचेरी में भी अभी लगातार मतगणना चल ही रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको उसकी भी जानकारी देते रहेंगे। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं संजय बसाक, ब्यूरो चीफ और सीनियर एसोसिएट एडिटर द एशियन एज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो आप दोनों का स्वागत। मैं आशुतोष जी, ललिता कुमारमंगलम जी भी हमारे साथ हैं। मैं आशुतोष जी आपके पास आना चाहता हूं। बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत विचित्र है। वो इस लिहाज से विचित्र है कि आपकी जो मुखिया हैं वो तो जीत गई, मतलब वो उनकी पार्टी जो है वो तो जीत गई, लेकिन मुखिया जिस सीट से लड़ रही थी वहां वो हार गई। तो जीत की तरह ही दाखिल की जाएगी, लेकिन ये जो उनकी अपनी व्यक्तिगत हार है उससे कितनी किरकिरी हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि आज की तारीख जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि किस ममता बनर्जी की पार्टी की जबरदस्त विजय हुई है। 2016 को एक तरीके से उन्होंने रेप्लिकेट किया है, और भारतीय जनता पार्टी जिसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार 200 सीट मिलेगी, वो फिलहाल इस वक्त 80 सीट से कम उसको सीटें मिली हुई हैं। चुनाव में ममता बनर्जी का हारना निश्चित तौर पर एक सेटबैक हो सकता है। हालांकि अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस बात का, लेकिन उसके बावजूद अगर वो हारती हैं तो निश्चित तौर पर एक सेटबैक होगा। लेकिन इससे बंगाल की राजनीति पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वही पश्चिम बंगाल की कमान उनके हाथ में रहने वाली है। तृणमूल कांग्रेस की भी कमान उनके हाथ में रहने वाली है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ और सोच रही है तो शायद वो गलत सोच रही होगी। ममता बनर्जी ने इस चुनाव को कोर्ट में चुनौती देने की भी बात की, इस तरीके की भी खबर आ रही। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आज की तारीख में जिस तेजी के साथ और जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत लगाई थी, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया था, जिस तरीके के रिसोर्सेज झोंके गए थे, उनमें ममता बनर्जी को 200 से ज्यादा सीटें पाना अपने आप में एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर विक्ट्री है। और इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जो है वो निश्चित तौर पर उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा और लिखा जाएगा आने वाले समय में। जी बसाक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों से बात की और जो भारतीय जनता पार्टी के
मन मुताबिक या उनसे उस तरफ रुझान रखने वाले जो विश्लेषक हैं, उनका यह कहना है कि आप फर्ज कीजिए 2014 में अगर प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बाकी सब जगह उनकी पार्टी को जीत हासिल करा देते और खुद की वाराणसी की सीट हार जाते, या 2019 में अगर ऐसा होता कि वो वाराणसी हार जाते, तब भी क्या यही मापदंड अपनाया जाता है जिसकी बात अभी आशुतोष जी कह रहे हैं कि पार्टी तो जीत गई ना, तो इसको जीत की तरह ही दर्ज किया जाए? नहीं, देखिए, ये तो एक सेटबैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लूजिंग नंदीग्राम इज अ मेजर सेटबैक, बट एट द सेम टाइम एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, ममता बनर्जी कुड हैव आल्सो फॉट फ्रॉम अ सेफ सीट, 2 सीट से लड़ सकती थी। उनको पता था कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, इट्स अ डेंजरस टेरिटरी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां गए और स्लेंडर मार्जिन से, इट्स अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। इलेक्शन कमीशन ने पहले बोला कि वो 1200 वोट से जीत गई, उसके बाद रिट्रैक्ट किया, उसके बाद बोला वो 1700 वोट समथिंग उससे हार गई है। तो ये जो हिम्मत उसने दिखाया है, और प्लस जो 200 सीट्स 200 प्लस, दे हैव इम्प्रूव्ड द टैली फ्रॉम 2016, इट्स अ ह्यूज आई थिंक अचीवमेंट फॉर हर, एंड लाइक एवरी पॉलिटिशियन यू सी, वो एक और सेफ सीट ले सकती थी लेकिन उसने नहीं लिया। तो इस बात का जो उन्होंने किया, द करेज शी शोड, आई थिंक वन शी शुड बी कंप्लीटली अप्रिशिएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर करेज। जी अपरूपा पोद्दार, सांसद तृणमूल कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ेंगी अब से कुछ ही देर में, और ललिता कुमारमंगलम, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ललिता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में वो अपनी सीट जरूर हार गई हों, लेकिन 213, खास तौर से एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी का पूरी मशीनरी, सब कुछ एकदम झोंक दी गई थी पश्चिम बंगाल में, उस लिहाज से आप इसको कितनी बड़ी हार मानते हैं? देखिए, एक विश्लेषण यह भी था बीजेपी की तरफ से कि हम तो 3 थे 2016 में, अब बढ़ के देखिए हम कितने हो गए। अच्छा, पहले तो मैं ममता बनर्जी को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। Her win is really a win. She stood and fought and she won. So she is, congratulations are due to her and best of luck for her next 5 years. दूसरी बात तो ये है कि हाँ, पार्टी जीत गई है, उनकी पार्टी है, वो ही सिंगल मोस्ट मतलब स्टैंड अलोन लीडर है ऑलमोस्ट उनके पार्टी के, एंड शी हैज वन। लेट अस गिव हर क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। बट उन्होंने खुद की सीट हार ली है, जानबूझ के उन्होंने वो सीट, सब मतलब जो असलियत उस सीट का है वो जानकर वही सीट चुनी थी। शी टुक अ गैम्बल, अनफॉर्चुनेटली वो हार गई है। मेरी यही पर्सनल राय ये है कि आई होप शी लूजेस ग्रेसफुली। वो कहीं से भी खड़ी हो सकती है और जीत जाएगी। शी विल बिकम सीएम, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। अभी पास्ट को जब हम जीत जाते हैं तो थोड़ी जीत में ग्रेसफुली जीता ही तो अच्छा होगा। She is one stupendous victory. No मतलब उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। I hope she loses this seat gracefully because it will become very ugly, unnecessary तू मैं ये सब शुरू हो जाएगा। She's got a new innings in front of her. One of the very few CMs जिन्होंने 3 term running win किया है। तो let her not lose that momentum, बस मैं यही सोचती हूँ। अब जीत और हार दोनों एक साथ जाते हैं संकेत जी। हम कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। She has won a very big victory. हाँ, बीजेपी ने भी 3 सीट से उनके अभी 78 सीट्स हो गए हैं, जो बड़ी बात है। बट द स्टेट हैज नहीं, लेकिन आप ऑपोजिशन में आने के लिए नहीं लड़ रहे थे ना। आई कांट हियर योर वॉइस एट ऑल। ललिता जी, मेरी आवाज आई? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं ललिता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जाहिर सी बात है 78 सीटों पर जीतने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी ना। आप तो सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, 200 पार होने के लिए लड़ रहे थे। नहीं, वो तो नहीं नॉट। नहीं, मैं तो कह रही हूं ना कि ममता जी अगर जीत गई है तो भाजपा तो हारा है ना। बट ये भी तो आप लोगों को माननी चाहिए कि 3 सीट से 78 सीट कोई छोटी बात नहीं है। ऑब्वियसली द वे वाज इन फेवर ऑफ ममता, वो जीती है, कोई नहीं कह रहे कि वो हारे हैं। पर हम लोगों ने वी पुट अप अ वेरी गुड फाइट। हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि हमने मिसकैलकुलेट किया वगैरह, बट हर इलेक्शन में जीत और हार तो होती ही है। कोई जीतता है, कोई हारता है। अब
जिस मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट हिंदी में, जिस स्फूर्ति और जिस विगर और जिस पैशन से भाजपा ने वहां लड़ा है, तो फ्यूचर के लिए तो हमारा तो बेस बन गया है। और अब तो सिर्फ टीएमसी और भाजपा है। नहीं, आपने बेस की बात की, ये बड़ी रोचक बात कर दी आपने। आप मुझे ये नहीं, ललिता जी एक सेकंड, आपने बेस की बात की, मैं ये बड़ी रोचक बात कर दी। बंगाल की बात कर रही हूँ। हाँ, बंगाल, अभी मैं बंगाल के संदर्भ में ही बोल रहा हूं। 2019 में आपके वोट शेयर के हिसाब से अगर हम एक्सट्रेपोलेट करते तो करीब 120 या 122 सीटें आपकी आनी चाहिए थी उस समय के वोट, 2019 के वोट शेयर के हिसाब से, लेकिन आपकी सीटें तो कम आई। इसका मतलब आपका वोट शेयर घटा है, 2019 से भी घट गया है। तो ये बेस बढ़ने के बजाय घटा कैसे? नहीं संकेत जी, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमारा वोट शेयर घटा है। सच्चाई शायद ये है कि टीएमसी का वोट शेयर बढ़ा है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट्स इस दफा वेस्ट बंगाल में कास्ट किए गए वो मतलब पूरे कंसोलिडेट हो गए टीएमसी के लिए। लेफ्ट और कांग्रेस का तो नामो निशान, वो तो मतलब मिटा दिया उनको, जिसने भी मिटाया हो उनका तो कोई शेयर ही नहीं है इसमें। तो जो भी माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट हुआ है पूरे वो टीएमसी के फेवर में ही हुआ है। तो आई डोंट नो वो आंकड़े बाहर आए या नहीं अभी तक वोट शेयर वगैरह, बट अगर आई हैव अ फीलिंग, मुझे तो ऐसे लगता है कि टीएमसी का वोट शेयर शायद बड़ा है। ये तो मानना पड़ेगा। आई मीन बिल्कुल बड़ा है फैक्ट्स। तो इसमें तो देखिए, अगर आप तुलना करें, वो स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप 2016 से तुलना करें तो बीजेपी का वोट शेयर 27% बढ़ा है, लेफ्ट का 28% घटा है और तृणमूल कांग्रेस का 4% बढ़ा है। यानी कि लेफ्ट को पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अगर आप इसकी तुलना 2019 से करेंगे तो यह उतनी शानदार प्रदर्शन नहीं है जितनी बीजेपी को उम्मीद थी। मैं ललिता जी आपके पास अभी वापस आता हूं। अपरूपा पोद्दार जी जो हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपरूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक घटना आज हुई जो हमने देखी, और वो घटना हुई है आरामबाग में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि आपने उनका ऑफिस जला दिया। टीएमसी, आपने खुद नहीं, मतलब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद जश्न के माहौल में बीजेपी का ऑफिस स्वाहा कर दिया। अब इस किस्म की जीत का जश्न मनाना क्या सही है या नहीं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आरामबाग से मैं खुद चुनकर आती हूं और भारत में, स्वाधीन भारत में पहला बार आरामबाग ने महिला सांसद चुन के भेजा था। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं या वो लोग बोल रहे हैं, वहां पर एक निर्दल भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट थे, और जो है यहाँ पर न्यू बीजेपी और ओल्ड बीजेपी में लड़ाई था। तो वो लोग चाह रहे, ये उन लोगों का आपसी लड़ाई, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो ये हुआ ही नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस तो मेजोरिटी लेकर सरकार बना रही है। तो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ही लोगों ने वो ऑफिस जला दिया? ये एकदम हम, अब क्योंकि एक तो माहौल इस तरह का क्रिएट करना, ऐसा ही उन लोगों का हमेशा ये रहा है, क्योंकि सीपीएम का जो वोट बैंक था वही वोट बैंक जो है आपका बीजेपी में गया हर जगह पे। और आरामबाग में जो बीजेपी सीपीएम कर रहे थे इतना 34 साल से, वही वोट बैंक तो आपका बीजेपी में गया है। आप आरामबाग का रिजल्ट देखिए, बीजेपी का वोट शेयर और सीपीएम का वोट शेयर, तृणमूल अपना वोट शेयर ठीक रखे, लेकिन बीजेपी, सीपीएम का टोटल वोट शेयर आपका बीजेपी में चला गया। आप देखिए, शक्ति महल मालिक जो एक टर्म के वो सांसद रह चुके, 15 लोकसभा के सांसद थे, और उसके बाद वो चुनाव में खड़े हुए, तो वहां के वो रहने वाले थे। तो अब क्योंकि आपने वो वोट अब क्योंकि आपने आरोप लगाया, मैं जरा ललिता जी को राइट टू रिप्लाई दे दूं। ललिता जी, आपने सुना, पोद्दार जी जो हैं वो सांसद हैं, आरामबाग इलाके से ही वो आती हैं, वो वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका ये कहना है ये तो आपकी आपसी रंजिश थी, खुद ही आपने जला लिया अपना पार्टी ऑफिस। नहीं, अभी तो बहुत कन्वीनियंट है उनको ये कहने के लिए, और बिकॉज मतलब वो दे वांट टू अवॉइड ब्लेम, तो वो कुछ ना कुछ कहेंगे। बट बात ये नहीं है। हिस्ट्री शोज लास्ट 5 इयर्स में कि कितने भाजपा और हमारे हिंदुत्व के साथ जो जुड़े हैं वो लोग, कितने लोगों को मारा गया है वेस्ट बंगाल में। करीब 400 लोग मरे हैं। पहली बात ये है।
दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स, एंड बिलीव मी संकेत, आप जानते हैं कि मेरे वहां परिवार भी है, पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स बहुत मतलब डेकेड से, बहुत सालों से बहुत वायलेंट पॉलिटिक्स वहां चलता है। तीसरी बात यह है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि सीपीएम का जो वोट हटा है वो पूरा भाजपा में आया है। इनफैक्ट सीपीएम का जो वोट हटा है वो शायद टीएमसी में गया है, कुछ वोट ट्रांसफर इधर उधर हुआ है। कॉन्फिडेंटली हम ये नहीं कह सकते कि सीपीएम का वोट बीजेपी के आया है, टीएमसी का वोट नहीं गया है वगैरह वगैरह। वोट ट्रांसफर हुआ है, एक दोनों टीएमसी का बड़ा है और भाजपा का भी वोट शेयर बड़ा है। बट टू कॉन्फिडेंटली हम 100% ये कैसे कह सकते हैं कि सीपीएम का वोट सिर्फ भाजपा का आया है? ये आंकड़े, ये डिटेल्स तो अभी तक हम तक बिल्कुल मतलब हमें जल्दी मिला से ही नहीं अप्रूपा है। जी, आप इसका आप जवाब देना चाहती थी, आप कुछ बोलना चाहती थी? इनको जो आरंभ है, जो वायलेंस के साथ जो आरंभ हुआ है, इट्स अनफॉर्चुनेट। आई डोंट वांट टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इन विक्ट्री जी अप्रूपा जी जल्दी से। मैंने ललिता जी का पूरा बात सुना है। देखिए अभी भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में सब कुछ है, इनका सही जांच हो जाए कि पार्टी ऑफिस किसने चलाया, एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात है कि हर वक्त ये लोग कहते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व, जो लोग हिंदू हैं उन लोगों के ऊपर बंगाल के आम जनता या तृणमूल लोग गलत करते हैं, पीटते हैं। तो आप ये बोलिए, उनसे ये पूछिए कि बंगाल में आप लोग हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, देश में हिंदू मुस्लिम का विभाजन करना छोड़ दीजिए और देख लीजिए ये देश सबका है। आप ये सब करके जो है, आपने कहा कि आपका परिवार भी बंगाल में रहते हैं, तो बताइए तो क्या आपका परिवार क्या इस विक्टिम में शामिल, ये क्या विक्टिमाइज है? नहीं है। क्योंकि देखिए ये कभी भी कोई नहीं चाहते हैं, कोई भी एडुकेटेड पर्सन, कोई भी अच्छे लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग झगड़ा में ये करें, क्योंकि हम लोगों को देश को आगे ले जाना है, बंगाल को आगे ले जाना है। की कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप तो बांट रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू लोग अफेक्टेड है। आप बताइए ना, मंत्री जाकिर हुसैन पर किसने बम चार्ज किए, रेल किसका था? ये सब बात आप लोग नहीं। लेकिन अप्रूपा जी आप मुझे बताइए, इस पूरे कैंपेन में हमने ये देखा, संजय बसाक और आशुतोष जी के पास भी जाना चाहता हूं। संजय जी, इस पूरे कैंपेनिंग में ममता बनर्जी को यह एहसास होना कि मुस्लिम तुष्टीकरण, माइनॉरिटी अपीजमेंट थोड़ा ज्यादा ही आगे चली गई 2016 और 2021 के बीच, इसी वजह से बार बार चंडी पाठ करना या बार बार ये जनता के बीच में संदेश देते रहना कि मैं भी हिंदू हूं, हाँ ये तो जरूरी पड़ गया उनके लिए। या एग्जैक्टली, जैसे केजरीवाल ने आपका हनुमान चालीसा पढ़ा था दिल्ली में। सो ये जो नैरेटिव बीजेपी ने चलाया था, सी दिस इज अ फाइट, एक मैंने स्टोरी लिखा था, दिस इज आल्सो, द बंगाल वाज आल्सो अ फाइट फॉर हिंदू वोट्स, डोंट से ओनली माइनॉरिटी वोट्स। बिकॉज आप अगर आंकड़ा देखें 30% जब भी ममता का जो 30% मुस्लिम वोट्स इन बंगाल, सो ममता जनरली गेट्स 25% ऑफ मुस्लिम वोट्स और 20% के करीब हिंदू वोट्स मिलता है, तो विद 45% शी सेल्स थ्रू। So, इस बार जो हुआ, मेजर बीजेपी ट्राइड फॉर अ मेजर हिंदू कंसोलिडेशन, हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो हो नहीं पाया, इसलिए कि जो हिंदुत्व रिलीजन कार्ड बीजेपी ने इतना एग्रेसिवली खेला। आई मीन इन बंगाल, टू बी ऑनेस्ट, आई एम ए बंगाली, आप योगी आदित्यनाथ जाके अगर बंगाल में बोले हम लव जिहाद कराएंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड एस्टैब्लिश करेंगे लाइक यूपी, बंगाल डज नॉट आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। एंड जय श्री राम, ये जो स्लोगन आपने जो कैच फ्रेज दिया है, जो इलेक्शन स्लोगन बनाया, तो बंगाल हैज नेवर आइडेंटिफाइड। तो आप तृणमूल कांग्रेस के लिए क्या वर्क किया संजय जी? क्योंकि जो विश्लेषक हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा है कि 3 M, पहला M महिला, दूसरा M माइनॉरिटी और तीसरा M है माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी। इन तीनों के मिश्रण से वो आई हैं। Exactly. Another thing I would say, which जो तृणमूल के लिए work किया है, there was no credible Bengali face against Mamata Banerjee. This is a very interesting point. अच्छा. This is not a Lok Sabha election. You cannot, अगर मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर है, so who is the alternative to Mamata Banerjee? बीजेपी के पास वो alternative क्या था? वो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि बीजेपी का ये जो एक फॉर्मूला है कि सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी, सब कुछ वही, उन्हीं के इर्द गिर्द कैंपेन और बाकी सब जो हैं वो उनके आसपास,
और वही कैंपेन जो है वो दिल्ली में भी। आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है। जी, मैं इसको ठीक करवाता हूं ललिता जी और वापस आएंगे। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है ये फॉर्मूला अब बदलना पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली से लेके और तमिलनाडु तक और अलग अलग जगहों पर आप एक ही फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपकी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आशुतोष जी। संकेत, भारतीय जनता पार्टी के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला यह कि सब कुछ नरेंद्र मोदी के भरोसे, और दूसरा आप कितना पोलराइजेशन ऑफ वोट्स कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में कितना पोलराइजेशन कर सकते हैं। और ये दोनों वहां पर फेल हो जाते हैं जहां पर स्ट्रांग लीडरशिप होती है। और स्ट्रांग लीडरशिप का मतलब यह है कि जहां पर जनता के बीच में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार है जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो सकता है, ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सकता है, तो उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होता है। दूसरी बात, ये इसलिए भी फेल हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का जो फॉर्मूला है, इसमें एक इनबिल्ट डिसएडवांटेज है। वो इनबिल्ट डिसएडवांटेज ये है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के अंदर 27% मुस्लिम वोट है। अगर आप हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करेंगे तो ये 27% पूरी तरीके से कंसोलिडेट होकर ममता बनर्जी के साथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास हिंदू वोट तो है लेकिन प्लस वोट नहीं है। ममता बनर्जी के साथ क्या है, हिंदू वोट के साथ साथ प्लस मुस्लिम वोट भी है, या आप ऐसे कह सकते हो कि मुस्लिम वोट है प्लस हिंदू वोट भी है। तो ये जो डिसएडवांटेज है, यही काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने गुजरात के चुनाव में भी यही काम किया था। वो जनेऊ दिखा रहे थे, मंदिर मंदिर जा रहे थे, और उसके बाद का अगर आप हिसाब देखें तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10 विधानसभा चुनाव है जो हार चुकी है। अगर आप कहें तो मैं काउंट भी कर सकता हूं। गोवा हारी है, उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारी है। नहीं, उसके बाद तो ऑपरेशन कमल हो गया ना। नहीं, कमल हुआ, लेकिन दिल्ली आप बुरी तरीके से हारते हैं, झारखंड बुरी तरीके से हारते हैं, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाते, हरियाणा में आप अपने बल पे सरकार नहीं बना पाते हैं, और इसके साथ साथ बिहार आप बड़ी मुश्किल से जीत पाते हैं, और अब बंगाल आप हार गए आज की तारीख में। तो ये अगर अगर आपकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ये किसी पार्टी को मुस्लिम परस्त घोषित करने की, और अगर वो अपनी इमेज ये बना ले कि मैं हिंदू हेटर नहीं हूं, मैं भी हिंदू हूं और उतना ही बड़ा हिंदू जितने बड़े आप हिंदू हो, तो भारतीय जनता पार्टी फिर इसके जी। अप्रूपा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। अप्रूपा जी, आपको क्या लगता है इन नतीजों से क्या एक चीज स्पष्ट हो गई है कि ये राइज ऑफ फेडरलिज्म है? मतलब ये सोच लेना कि एक देश, एक पार्टी, एक सब कुछ, राज्य में भी एक, उधर भी एक, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, न जाने कितने इंजन, तो उससे राजनीतिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस नहीं चलेगी। फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके तहत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से राज कर सकते हैं, और ये उसी स्पिरिट को आगे ले जा रहा है। देखिए संकेत जी, यही तो बात है कि जो काम करेंगे जनता उसको चुनेंगे। जो 7 साल से झूठे वादे लेके भारतीय जनता पार्टी देश को चला रहे हैं, 2014 में जो वादे किए, आज तक 2021 तक एक वादे पूरे नहीं हुए। उससे ज्यादा साधारण पब्लिक को परेशानी हुआ। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए 10 साल में ममता बनर्जी की जो रिजीम थी, जो वादे उन्होंने किए उससे कहीं ज्यादा उन्होंने काम किया, और सबसे ज्यादा महिलाओं पे उन्होंने बहुत फोकस किए हैं और एजुकेशन पर फोकस किए हैं। हाँ, हम लोगों को 10 साल में जितना काम करना था हम लोग किया, और आगे काम करेंगे, बंगाल को और आगे ले जाना है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी बार बार पब्लिक को धोखा दे रहे थे, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, एलपीजी, जो साधारण पब्लिक का जो जेब काटने का काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, ये बंगाल के जनता ने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाए हैं। और आने वाले दिन में नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आरोप तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी थे, मुस्लिम तुष्टिकरण करने के, साइक्लोन अम्फन का जो राहत का पैसा है वो ना पहुंचाने के, कट मनी के, इन सब चीजों को लेकर के भी बहुत रोष था जनता में। आप मानती हैं कि नहीं? इसी तो यही बात तो कह रही हूं मैं, तो इतना रोष था, फिर भी उन्होंने पहले मिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ सबको बुला के उन्होंने 8 फेजों में चुनाव भी करवाए, और बंगाल के जनता ने जो झूठ बात भारतीय जनता पार्टी जो झूठे आरोप लगाए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया। ये तो देखिए, आज अगर कोई पब्लिक इतना प्रोग्राम हो रहा है, अगर उसमें कहीं पर एक फेल्यूर होता है, अगर हमसे आपसे इस तरह का प्रोग्राम में अगर
किसी तरह का बात हम नहीं सुन पाते थे, इसका मतलब नहीं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स है जी। हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा, अगर अम्फान के टाइम में कोई गलत डाटा एंट्री के टाइम में किसी गलत आदमी का नाम चला गया तो इसको बड़ा चढ़ा के उन्होंने झूठ बोला। और सबसे बड़ा बात, दिलीप घोष जो एक एमपी है और साथ साथ वो देश के, वो राज्य के जो है प्रेसिडेंट भी, उन्होंने क्या कहा, महिला मुख्यमंत्री के बारे में कहा हाफ पैंट, उन्होंने इस तरह का बयानबाजी किया, इसीलिए बंगाल के जनता ने। चलिए मैं इस पर जवाब ले लूं जल्दी से ललिता जी से। ललिता जी आप जवाब देना चाहेंगे? ललिता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। हाँ, क्या अभी आप हाँ तो अब सुनाई दे रही है आई मेरी आवाज? जी बताइए। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आई हूँ। इलेक्शंस खत्म हो गए हैं। अब टीएमसी का अगर ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ भाजपा की बुराइयों के कारण हम वहां हारे हैं, आंकड़े जरा देखें वो। हम लोग भी अभी काफी सीट्स, 3 सीट से 72 सीट्स ज्यादा हमें मिला है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बंगाल बीजेपी को टोटली रिजेक्ट किया है। हाँ, टीएमसी जीते हैं बिल्कुल, शुरुआत में ही मैंने कहा उनको कंग्रेचुलेशन। बट अगर इनका मन इतना छोटा है कि वो मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाजपा टोटली वेस्ट बंगाल में रिजेक्ट हुआ है, वो टोटली गलत है। ऑपोजिशन का जो स्पेस है वेस्ट बंगाल में वो अभी सिर्फ भाजपा का है। 5 साल में हम 3 सीट नहीं, लेकिन ये जो आप ऑपोजिशन स्पेस की बात कर रहे हैं, जल्दी से वो ग्राफिक दिखा दें। तो है जो वोट स्विंग हुआ है 2019 के इलेक्शन के हिसाब से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ग्राफिक जरा हम स्क्रीन पर चलाते हैं। तृणमूल कांग्रेस का 2019 के मुकाबले अगर आप वोट शेयर देखें तो वो 5%, नहीं ये वाला नहीं, एक दूसरा, हाँ ये देखिए 5% तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में गया है। बीजेपी का 2019 में जितना था उससे 3% कम हुआ है। लेफ्ट का 2% कम हुआ है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस 3% वोट शेयर आपसे ले गई है ललिता जी 2019 के मुकाबले। हाँ, आप ये तो कह रहे हैं, बट ये क्यों नहीं दिखा रहे कि टीएमसी के कितना वोट हमें आया है या लेफ्ट के कितने वोट आए हैं? नहीं, कहाँ आया उनका? तो आप ये भी 5% बढ़ा है कि अगर टीएमसी का कोई वोट ट्रांसफर हुआ है भाजपा को। सॉरी, क्या? नहीं, उनका तो 5% बढ़ा है और आपका 3% घटा है, लेफ्ट का 2% घटा है। तो जाहिर सी बात है ये उधर गया है। हाँ, तो वही तो मैंने शुरुआत में बोला था कि माइनॉरिटी का वोट जो कंसोलिडेट हुआ है वो तो सिर्फ टीएमसी को गया है, भाजपा को नहीं आया है। तो देखिए ये तो आपको हमेशा से ही मालूम है। अभी तक डिटेल्स नहीं आया शायद कि कितने लोगों ने, कौन से ये के लोगों ने कहा बिल्कुल वोट डाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो ये जो हमारे वोट भी बड़े हैं, उनके भी बड़े हैं। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात थी, संजय जी और आशुतोष जी, मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आपको लगता है कि दिस इज द राइज ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, कि अब ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन पार्टी, स्टेट में भी वही, लोग धीरे धीरे और पार्टियों को भी मौका देना चाहते हैं कि राज्य में अलग, इधर अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे डाइवर्सिटी, विविधता के लिए ये देश मशहूर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं वो सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिसके बारे में जिक्र किया था। आशुतोष जी और संजय वसाक जी, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी आपसे शुरू करते हैं। आपको लगता है कि ये फेडरलिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ये चुनाव? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल काम है। फेडरलिज्म मजबूत तब होता है जब सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप हार्मोनियस और कॉर्डियल होती है। और अगर उनके बीच की रिलेशनशिप अगर मजबूत नहीं होती है, या सेंटर अगर स्टेट की रेस्पेक्ट नहीं करते और स्टेट अगर सेंटर की रेस्पेक्ट नहीं करते, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपने आप में ऑब्सोलीट हो जाता है। एक बात बिल्कुल सच है कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि 3 बड़े नेता बनकर उभरे हैं। एक
पिनराई विजयन, जिन्होंने साबित किया है कि वो केरला के बड़े नेता है और दोबारा सरकार बनाई उन्होंने। दूसरा एमके स्टालिन, जिनके पास संसद के अंदर 39 सीटें हैं और वो बहुमत के साथ तमिलनाडु के अंदर आए। और ममता बनर्जी जो लगातार तीसरी बार जीतकर आई हैं। ये तीनों बड़े नेता और तीन राज्यों की तरफ से है। एक कोशिश ये हो सकती है कि कांग्रेस के साथ एक फेडरल फ्रंट बने और ये फेडरल फ्रंट कांग्रेस के साथ एडजस्टमेंट करके सेंटर पर दबाव डाले, तब तो कुछ असर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको हरकिशन सिंह सुरजीत जैसा कोई चाणक्य चाहिए जो सबको एक साथ इकट्ठा कर सके, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सके और सबको समझा सके। नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तो एक जिद है कि भाई जो मेन है वो तो हम ही रहेंगे ना ऑपोजिशन में। देखिए संकेत उसमें कांग्रेस के लॉजिक पे दम है। आज की तारीख में ममता बनर्जी एक राज्य में है, स्टालिन सिर्फ तमिलनाडु में है, पिनराई विजयन और लेफ्ट सिर्फ केरला के अंदर है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में है, राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ में है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में वो सरकार के साथ है, झारखंड में वो सरकार के साथ है। इसके अलावा गुजरात में प्रमुख विपक्षी दल हैं, कर्नाटक में प्रमुख विपक्षी दल हैं, पुडुचेरी में भी प्रमुख विपक्षी दल हैं, केरला में प्रमुख विपक्षी दल है, असम में प्रमुख विपक्षी दल है। तो जो पार्टी 10 राज्यों के अंदर अगर वो बड़ी पार्टी के तौर पर है तो वो किसी दूसरी पार्टी के अंतर्गत क्यों काम करेगी? क्या जब कांग्रेस पार्टी ने 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता तो क्या लोगों ने कहा कि राहुल गांधी आप हमारे नेता बन जाइए? तब तो किसी ने नहीं कहा। तो आज ममता बनर्जी को राहुल गांधी आगे बन के क्यों कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और एक साथ मिलकर काम करने पर वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी या नहीं? क्योंकि एक संजय बसाक जी, एक चीज जो देखी जाती है विपक्ष में, अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है पॉलिटिकल डिक्शनरी में, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, वो तो एकदम गायब ही है 2014 से, और वो और मतलब विलुप्त होती एक प्रजाति जैसी लगती है कि वो कहीं दिखती ही नहीं। आपको लगता है कि अब ममता बनर्जी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, जाहिर सी बात है उनको अपने आप से भी उम्मीद होगी कि विपक्ष में सबसे अहम भूमिका वो निभाएं? इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इलेक्शन हैज शॉट ममता बनर्जी इनटू द नेशनल फेम, इनटू द नेशनल पॉलिटी, एब्सोल्युटली। सो आप देखिए सारा ऑपोजिशन कुड इमर्ज एज द ऑपोजिशन फेज, बट एट द सेम टाइम आशुतोष जी जो बोल रहे थे, कांग्रेस हैज ए ह्यूज प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द कंट्री। तो कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इज नॉट अ वोट कैचर एनी मोर। जो ममता बनर्जी का जो आई मीन एंटायर ऑपोजिशन फेज जो इट वाज मिसिंग, अब इसमें दिस इलेक्शन वाज मोदी वर्सेस ममता। So, इस मोदी वर्सेस ममता में ममता हैज वर्चुअली ट्राउंस्ड मोदी। तो इसमें ममता बनर्जी के को सामने रखकर आई पर्सनली फील द ऑपोजिशन शुड नाउ रैली अराउंड ममता एंड लुक, एंड कांग्रेस शुड आल्सो। नहीं, लेकिन देखिए वो जो विपक्ष की जो स्पेस है, जितने भी रीजनल सत्रप हैं जो कि मजबूत हैं, वो यही तो उम्मीद रखेंगे। अब क्यों एमके स्टालिन के मन में ये ख्वाहिश क्यों ना आए? हराया तो उन्होंने भी है। No, but if I intervene, the Tamil Nadu election and Bengal election was not Mamata, MK Stalin versus Modi. You see, the election जो बंगाल का जो narrative आपने build किया है, look at the Bengal election, आपका पूरा government machinery आपने झोंक दिया है, Home Minister virtually camped there, the Prime Minister had over 20 rallies or so in Bengal. The entire election this time was Bengal centric. So it was like you had to win Bengal to win India. एक टाइम पे जो नहीं तो ये तो देखिए ऐसा है बसाक जी, ये तो तरीका ही है भारतीय जनता पार्टी का लड़ने का। वो तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी पूरा लाव लश्कर लेकर के जाते हैं। वो तो देखो आपको मानना पड़ेगा, बीजेपी ऐसे ही चुनाव लड़ती है, आज से नहीं बहुत समय से लड़ रही है। छोटे से लेके छोटा, बड़े से बड़ा, पूरी फौज उसमें झोंक दी जाती है। हाँ, लेकिन ये जो बंगाल हैड बिकम अ प्रेस्टीज इशू, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो पहले जैसे जो उनका जो था कि अगर बंगाल हम जीत गए तो हम ये विल बी इन पावर टिल 2029। ठीक है, दैट वाज आल्सो अ नैरेटिव व्हिच वाज बीइंग बिल्ट। बिल्कुल। आशुतोष जी वापस कुछ बोलना चाहते हैं? जी आशुतोष जी, मैं जल्दी से ये भी बता दूं, बसंत कुमार झा सीईओ हैं मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बसंत जी अभी आते हैं आपके पास। आशुतोष, ओके, थैंक यू। संकेत, लोकतंत्र जो है वो नंबर गेम होता है। आज की तारीख में स्टालिन के पास 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ममता बनर्जी के पास 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ऐसे में या 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
तो स्टालिन कहेंगे मेरे पास ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं आपको अपनी जगह क्यों कंसीडर करूं, आप मुझे अपना नेता मान लीजिए। तो ये बात सच है कि बंगाल में प्रेस्टीज बहुत था, बंगाल में हाइप बहुत ज्यादा किया, लेकिन बंगाल नेशनल टैली में कितना कंट्रीब्यूट करता है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं ममता बनर्जी के कंट्रीब्यूशन को कमजोर नहीं कर रहा हूं, बट अगर इफ यू गो बाय प्योर नंबर्स देन स्टालिन हैज अ बेटर नंबर देन ममता बनर्जी। इट्स लाइक अगर आप देखें 1996 में लेफ्ट फ्रंट के पास 65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेफ्ट फ्रंट ने डिक्टेट किया यूनाइटेड फ्रंट को। तो आज की तारीख में जिसके पास ज्यादा नंबर है वो डिक्टेट करेगी। ममता की अपील है, ममता में फाइटिंग कैपेसिटी है, ममता बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करती है, बट क्या ममता के पास नंबर है नेशनल टैली में, ये एक सवाल। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। बसंत झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे पश्चिम बंगाल की इस जीत? बंगाल जी, हेलो जी बसंत जी, मैं कह रहा हूं बंगाल आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे जो जिस तरीके की जीत हुई है? बंगाल की जीत तो ये डिफाइन थी, ये जीत तो इस तरह की होनी ही थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ममता दीदी के खिलाफ जो है ये वोटिंग हो रही है। लेकिन बंगाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो जब जब भी वहां ज्यादा वोटिंग हुई है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा सिटिंग गवर्नमेंट को ही हुआ है। तो इस गलतफहमी में बीजेपी के लोग थे कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज्यादा हो रही है तो इसका फायदा हमें मिलेगा, और ममता दीदी के खिलाफ जो है ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। ना तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ थी और ना ही असम में बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ थी, दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं थी। और ममता दीदी की जीत ये सुनिश्चित करती है कि ममता दीदी ने जमीनी स्तर पे जो काम किया है ग्रामीण इलाके जी, ललिता जी आऊंगा मैं आपके पास। हाँ जी, जमीनी स्तर पर जो ममता दीदी ने जो कई सारी योजनाएं अपनी सरकार के तरफ से की है, और खास करके ग्रामीण इलाके में जब सर्वे के दौरान ये पता चला कि उनकी जो योजनाएं हैं वहां के लोगों को, महिलाओं को, बच्ची को, बच्चे को, उन लोगों को योजनाओं के सारे नाम याद हैं। तो ये बात करती है कि उनकी योजनाओं की जो ब्रांडिंग है वो लोअर लेवल पर, ग्रास रूट लेवल तक है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम वहां ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ग्रामीण स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। नहीं, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं था ना, कौन सा बड़ा कार्डर बेस, और ये वो तो उन्होंने बनाया 2000। ये देखिए ये पूरा जो है उनके फॉर्च्यून्स वो तो 2019 में एक बड़ी भूमिका में दिखे पश्चिम बंगाल में। उसके बाद उन्होंने कुछ हद तक उसको बटोर के रखा, लेकिन लड़ाई इस तरीके से लड़ी कि सरकार ही बना डालेंगे। संकेत जी, प्रॉब्लम बीजेपी के साथ ये हो गई कि सबसे बड़ी बात है वहां कि इनके साथ जो कैंडिडेट आए बीजेपी के पास, वो इनके जो ओरिजिनल कैडर थे वो नहीं थे, जो दूसरे पार्टी से बात बोली। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। इस पे मैं जरा राजनीतिक जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहता हूं। ललिता जी, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी पे बड़ा आरोप लगा कि ये तो आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है एक बड़ी सी पश्चिम बंगाल में, जिसमें सारे गंदे लोग इधर से आएंगे और साफ हो के दूसरी तरफ से निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग तृणमूल कांग्रेस से आ भी गए। अब तृणमूल कांग्रेस कह रही है हमारी गंदगी साफ हो गई, लेकिन अब तो आप सत्ता में भी नहीं आए, तो अब आप क्या करेंगे? राजनीतिक गंद बटोर के आप क्या करेंगे? संकेत, पॉलिटिक्स में लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। राजनीतिक गंद कहां से आया है ये जरा सोचिए। 10 साल पहले जब ममता जी ने लेफ्ट फ्रंट को हराया था तो यही तो कहा गया था ना कि लेफ्ट की सारी गंदगी टीएमसी में आ गई है। अब इट्स नथिंग, इट्स अ डेमोक्रेसी। लोग कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी दूसरे पार्टी में जाते हैं। जिस पार्टी से गए उसे तो गंद ही बोलेंगे। ये तो पॉलिटिकल टॉक है, ये आप भी जानते हैं। मैं पॉलिटिकल फेडरलिज्म के बारे में जरा बात करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। इंडिया में, भारत में ऑलरेडी हमारे जो वोटर हैं वो काफी नॉलेजेबल है। हाँ, चाहे वो उड़ीसा हो या तमिलनाडु हो या केरला या महाराष्ट्र या बहुत और सारे पंजाब वगैरह, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में लोग स्टेट इलेक्शंस में एक पार्टी को वोट देते हैं और सेंटर को कोई और। मतलब इनमें तो इतना तो ज्ञान है कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं वो करते हैं। बट ममता जी ने अभी जो जीत हासिल किया है, इट्स अ ब्रिलियंट विक्ट्री। मैं ना नहीं कह रही हूँ, शुरुआत से यही कह रही हूँ।
बट हम अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें और बोले कि वो इंडिया में पूरा छा जाएंगी, डोंट यू थिंक ये बहुत जल्दी हम ये बात कर रहे हैं? बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, स्टेट सत्रप्स हैं बहुत पार्टियों से, चाहे वो स्टालिन है तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या केरला में या महाराष्ट्र में या पंजाब में। सबसे बड़ी बात तो जो सवाल उठाया जा सकता है वो यही उठाया जा सकता है कि आप भले ही जीत गई हो लेकिन आप जहां से चुनाव लड़ी वहां से हार गई हैं। उनकी साख पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ सकता है। बहुत जल्दी मैं वो भी है जी, मैं अप्रूपा जी के पास आना चाहता हूं। नहीं, वो तो है, वो जरूर है, इसलिए मैं कह रही हूं इट्स टू सून टू प्रिज्यूम। बिल्कुल बिल्कुल, अप्रूपा जी। हाँ जी संकेत। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब जिस तरीके की ये बातें हो रही थी कि आपकी पार्टी से बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के गए, आपने उस समय बोला कि ये हमें चाहिए भी नहीं थे, अब वो लोग उधर चले गए, एक तो अब उनका क्या होगा? दूसरी चीज, क्या ये सोची हुई रणनीति थी कि ये चेहरे बदलने हैं और नए लोग लाने हैं? और एक जो सवाल ये जो पूछा जा रहा है अप्रूपा जी आपसे कि अपने आप को इतनी बढ़ी हुई भूमिका में देखना, क्या ये भूल होगी ममता बनर्जी की? ठीक है, आप एक राज्य का चुनाव जीत गई, लेकिन अपने आप को बिल्कुल विपक्ष का एक मजबूत स्तंभ मान लेना कि आप ही हैं और आपके इर्द गिर्द सब लोग घूमें, वो कैसे मुमकिन है? देखिए संकेत जी, ललिता जी को मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर से नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं गई, वो नेशनल पॉलिटिक्स करके, वो नेशनल पॉलिटिक्स रेल मंत्री, यूथ मिनिस्टर रहने के बाद, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बनी है। और वो तब बंगाल का हाथ, बंगाल को थामा जब 34 साल का सीपीएम का शासन से पूरा बंगाल जो है कोलैप्स हो चुका था। और आपको मालूम है नंदीग्राम आंदोलन, सिंगूर आंदोलन, काफी आंदोलनों का जो गढ़ था बंगाल में, ममता दीदी ने इसको लीडिंग दिया था। तो वो ये नेशनल पॉलिटिक्स तो शुरू से करके आई है, तो वो उनका तो नेशनल एक छवि है ऑलरेडी, लेकिन साथ साथ वो एक साधारण परिवार से उठ के आके लेकिन आज इस मुकाम पे पहुंची, और वो भी बंगाल और इंडिया के जनता के प्यार मोहब्बत और उन लोगों का काम करके। आज जो बात बार बार आ जा रहा है कि अपोजिशन ममता को सामने रख के, देखिए कोई भी भारत में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में अगर आवाज उठाने वाला है तो वो ममता बनर्जी है। आप डिमोनिटाइजेशन के टाइम में देख लीजिए, आज तक पुलवामा का जांच के टाइम, जब पुलवामा हुआ था सबसे पहले ममता बनर्जी आवाज उठाई, आज तक इसका जांच नहीं हुआ और भारत का जनता नहीं जान पाए कि कहां से आया था वो आरडीएक्स। तो हर जगह पर जब अपोजिशन का वॉइस उठता है तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी उठाती है। अब देखिए ये हर विपक्ष का नेता यही बोलेगा कि हम आवाज उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम साल भर से कह रहे हैं कि कोरोना को हल्के में मत लो। तो दिक्कत यही है ना कि विपक्ष में एकता नहीं है। इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी पर जहां बात आती है वहां हर आदमी एक दूसरे से बड़ा हो जाता है। बहुत जल्दी बसंत जी मैं वापस आना चाहता हूं आपके पास। देखिए आगे क्या, ये तो एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन आपके विश्लेषण में पश्चिम बंगाल में ही सही, अब ये जो पोजीशन ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने, 81 सीटों पर, 76 सीटों पर बीजेपी आ गई है, आपको लगता है कि एक मजबूत विपक्ष बन के वो ममता बनर्जी की काफी नींद खराब कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जीत हासिल की है उसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी ने जो ये बंगाल का चुनाव जिस तरीके से लड़ा, बहुत ही दमखम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा, और चुनाव लड़ने का जो तरीका होना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के दरमियान कुछ इन्होंने मिसफायर किया, जो कुछ इन्होंने गलती की, जो जिनका खामजाना इनको भुगतना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग जीत के आए, लेकिन बंगाल में पूरे चुनाव में मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, और ये बंगाल का पूरा चुनाव मोदी बनाम तो हर जगह का हाल है। और बीजेपी के पास स्टेट में कोई बड़ा चेहरा नहीं होना, इसी वजह से उन्होंने कोई सीएम का कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इस वजह से भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नहीं, पर ये हर जगह फॉर्मूला, आप ये देखिए कई राज्य में वो सरकार बना ले गए हैं सिर्फ मोदी के चेहरे पे।
ये तो उनकी गलती थी ना कि हम सरकार बना लेंगे मोदी के चेहरे पे। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि नए नए कैंडिडेट जो थे उसके कैंडिडेट को कोई ज्यादा आदमी पहचानता नहीं था। ये भी प्रॉब्लम थी बीजेपी के साथ। एक मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो ललिता जी से एक सवाल जरूर ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक भूल बीजेपी की ये रही कि आपने बाहर से आने वाले लोगों को तो बहुत प्राथमिकता दी और अपना जो आपका कार्डर जिसका नवनिर्माण कर रहे थे आप, उसको दरकिनार किया, जिसका रोष हमने देखा भी बहुत ज्यादा। क्या उसकी वजह से भी खामियाजा भुगतना पड़ा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद अभी हाजिर होंगे। और आइए इस वक्त की अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें। वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कि कलकत्ता में बैठते हैं, चुनाव आयोग का अफसर जो है पश्चिम बंगाल का, उससे वो मिलेंगे और वो ये दरख्वास्त करेंगे कि नंदीग्राम में रिकाउंटिंग हो। याद रखिए कि ये 215 सीट भले ही तृणमूल कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन ममता बनर्जी की जो नाक की लड़ाई थी नंदीग्राम, अब संग्राम नंदीग्राम, तो नंदीग्राम के संग्राम का परिणाम यह रहा कि ममता बनर्जी हार गईं और वो हारी 1736 वोट से और जीत गए शुवेंदु अधिकारी। तो इस चीज से नाखुश अब तृणमूल कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे यह दरख्वास्त करेंगे कि साहब आप रिकाउंटिंग कराइए, दोबारा से मतगणना कराइए, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अब देखना यह है कि रिकाउंटिंग होगी या नहीं, दोबारा मतगणना होगी या नहीं, और यदि हुई और उसमें फिर ममता बनर्जी हार गई तो यह कितनी बड़ी बेइज्जती का प्रश्न होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे। यह है ब्रेकिंग न्यूज। नंदीग्राम में फिर से मतगणना की मांग करने वाली है तृणमूल कांग्रेस। सर, यू वर समवेयर और दी अदर, एक आप एक चेहरा बनकर आ गए थे पूरे बीजेपी का, यू वर स्पीयर हेडिंग जो पूरा कैंपेन था, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा था कि आपकी मुख्यमंत्री बनने के भी पूरे चांसेस है। तो अब क्या उस पर आप क्लियर करेंगे कि कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री? देखिए, सरकार बीजेपी का होगा वो निश्चित है, और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा वो भी निश्चित है। आगे जाके कौन होगा, कैसे होगा, ये हमारा कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता है। ये हमारा संसदीय बोर्ड को ही निर्णय लेना है। तो आप लोग दिल्ली में हैं, मुझसे पहले आप लोग को मालूम चल जाएगा।